अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी दिक्कत दे रही हो, अगर थोड़ी सी भी धुंधली नजर आ रही हो, तो आप इस वीडियो के लिए हाई क्वालिटी में देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो के लिए अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से HD क्वालिटी में बनाने लगा हूं। ठीक है, तो आप फटाफट से 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए जाकर, जहां से आप लोग नमस्कार साथियों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रैकर्स पर आपका स्वागत है। जैसा है कि आपने पहले ही देख रखा है कि 9th क्लास की जो प्रॉपर वीडियो दी जा रही है आपके लिए, उसके प्रति हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए जितनी हम मेहनत करेंगे वही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। आज हमारी क्लास 2 होने वाली है। ठीक है, पहले ही चैप्टर की जो हमारे चल रहा था हमारे आसपास की पदार्थ। इसमें क्या होगा, आज हम लोग टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है उसके सब टॉपिक कितने हो सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होगा वो हो क्या सकता है। ठीक है, मतलब कौन सी अवस्थाएं होंगी जिनमें परिवर्तन आएगा। जैसे हमने आपको बताया था, ठोस जो होगा वो द्रव में बदलेगा, द्रव जो होगा वो गैस में बदलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अवस्थाएं बदलेंगी, अवस्थाएं बदलती हुई नजर आएंगी। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, बात को फिर समझना। जो ठोस होगा वो द्रव में बदलता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, द्रव होगा वो गैस में बदलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपके लिए बहुत सारी अवस्थाएं मिलेंगी, हम दिखाते हैं आपके लिए। ठीक है, किस किस प्रकार से बदलेंगी। नंबर 1 होगा हमारा गलनांक। नंबर 1 क्या होगा, गलनांक। देखो गलनांक होता क्या है, पहले आप ये समझो। गलनांक होता है, जैसे आप मान के चलो मेरे पास बर्फ है। क्या है, बर्फ है। तो बर्फ को पिघलने के लिए, उसे गलाने के लिए सबसे न्यूनतम ताप कौन सा हो सकता है। आप कहोगे सर जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। किस पे पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बकाया ऊपर का तो जितना ताप होगा उसमें तो वो पिघलेगा ही पिघलेगा, लेकिन सबसे न्यूनतम ताप कौन सा हुआ, सबसे न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, जिस पर बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है आप लोगों के लिए, आप लोग समझें कि जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या बन जाता है, ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। ठीक है, नमक जो होता है जिसे हम साधारण नमक कहते हैं NaCl, वो 801 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब पिघलना शुरू हो जाता है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि जो बर्फ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। सबसे न्यूनतम तापमान पिघलने के लिए कितना चाहिए इसे, 0 डिग्री सेल्सियस। और नमक के लिए सबसे न्यूनतम तापमान कितना चाहिए, 801 डिग्री सेल्सियस। घर पे ऐसा करके मत देखना, बर्तन जला बैठोगे लेकिन नमक को नहीं पिघला पाओगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि तापमान बहुत होता है, हम लोग घर पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगली क्रिया देखते हैं हम लोग, गलन। क्या देखते हैं, गलन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा इसका गलन। टॉपिक क्या हो जाएगा, गलन। तो आइए देखते हैं गलन के लिए। ठीक है, गलन क्या है, देखो गलन क्या होती है, मतलब गलने की प्रक्रिया को ही हम गलन कहते हैं। ऐसे समझो आप लोग, गलने की प्रक्रिया को ही गलन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अभी हाल बताया था गलनांक। सेम उसमें क्या होता है, एक न्यूनतम ताप होता है, इसमें एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने बताया था आपके लिए यहाँ पर साफ साफ कि गलने की प्रक्रिया को ही गलन कहते हैं। जैसे ठोस गलकर किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठोस गलकर किस में बदल जाता है, द्रव में। जैसे बर्फ जो होता है वो किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नंबर 3, देखते हैं अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा क्या है, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा। गलन की प्रसुप्त ऊष्मा से तात्पर्य क्या है, आप लोग समझेंगे। आप कहेंगे सर गलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ये प्रसुप्त क्या है, प्रसुप्त होती है छुपी हुई ऊष्मा। क्या होती है, छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सब मतलब है छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, छुपी हुई ऊष्मा। अब देखो क्या होती है गलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो गलन की प्रसुप्त ऊष्मा जो होती है तुम्हारी, उसके तहत आप लोग ऐसे बेटर समझ सकते हो। जैसे देखो आप लोग समझो, हमारे पास बर्फ है, आप कहोगे हाँ सर बर्फ है, और ऐसा मान के चलो वो बर्फ ऐसी जगह पर जमी हुई है जहाँ का तापमान लगभग कितना है, मान लेते हैं हम लोग, मान के चलो -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है सर, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है जो बर्फ है वो पिघलेगी कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पिघलेगी। अब हमने उसका तापमान कम किया, उसे गर्म करना शुरू किया। ठीक है, उसे गर्म करना शुरू किया, हमने गर्माहट दी, उसे ऊष्मा दिए जा रहे हैं, हम दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका तापमान कितना रह गया, -1 रह गया। ठीक है, अब भी पिघलना शुरू नहीं हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पिघलेगा। ठीक है, -1 रह गया।
अब सर हमने उसे और ऊष्मा दी, और ऊष्मा दी, ठीक है सर। जब हमने और ऊष्मा दी उसका तापमान कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कहने का मतलब जब हम गर्म करे जा रहे थे उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था, देखो 0 तक आ गई। और जैसे ही हम 0 पर आए वैसे ही बर्फ कैसा होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लगातार उसे ऊष्मा दिए जा रहे हैं, उसका तापमान 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो उसमें बर्फ है वो उसकी ऊष्मा को अपने अंदर छुपा रहा है और धीरे धीरे पिघल रहा है। वो तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगी ऊष्मा जब तक कि सब बर्फ पिघल नहीं जाता है, तो उसी को कहते हैं छुपी हुई ऊष्मा। देखो पहले हम ऊष्मा दे रहे थे, लगातार ताप बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे हम कहाँ आ गए, 0 तक आ गए। लेकिन 0 के बाद अब ताप बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो बर्फ है वो ऊष्मा को अपने अंदर छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है, वो इसलिए छुपा रहा है, वो द्रव में बदलना चाहता है। और जब वो द्रव में बदल जाएगा उसके बाद धीरे धीरे फिर ऊष्मा उसकी बढ़ने लगेगी। तो उसी को कहते हैं, जो बर्फ अपने अंदर ऊष्मा को छुपा रहा है उसे हम कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि वायुमंडलीय दाब पर, मतलब वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, ध्यान रखना। 1 किलोग्राम ठोस को, मान के चलते हैं 1 किलोग्राम बर्फ है हमारे पास, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है, मतलब जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे, ठीक है, आवश्यकता होती है, उसे हम गलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, उसे हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। देखो क्वथनांक के बारे में आप लोग बहुत डिटेल से सीख सकते हो आप, क्योंकि उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। देखो क्वथनांक होता क्या है, जब हम किसी द्रव के लिए इतना तापमान देते हैं कि एक ऐसे ताप पर द्रव जो होता है, हमारा जो द्रव होता है वो उबलने लगता है। क्या लगता है, उबलने लगता है, मतलब भाप बन जाता है, एकदम पूरा का पूरा द्रव कैसा बन जाता है, भाप बन जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब ये कि एक ऐसा ताप जिस ताप के कारण कोई द्रव जो होता है वो गैस बन जाता है, वही क्वथनांक कहलाता है। उस चीज के लिए मैंने थोड़ा अच्छे से लिखा है यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। मतलब उबलने का मतलब ये मत समझना कि सर केवल उबल रहा है, नहीं, उबल नहीं रहा है, वो केवल उबल नहीं रहा है, वो क्या हुआ है, वो पूरा का पूरा द्रव एकदम से भाप बन गया है। क्या हुआ, एकदम से भाप बन गया, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब इसको आप गोली मारो, जो मैं बता रहा हूं उस पर गौर करो। मतलब एक ऐसा तापमान वायुमंडलीय दाब पर, एक ऐसा तापमान जिस पर द्रव एकदम से भाप बन जाता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखो, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे जल जो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, एकदम गैस बन जाता है, ठीक है। और जो नमक होता है वो 1465 डिग्री सेल्सियस पर गैस में बदल जाता है। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी, नमक जो होता है 801 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, पिघलने लगता है, लेकिन 1465 डिग्री सेल्सियस पर एकदम से गैस बन जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट मत लेना, आप लिखो बैठ के, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और हाँ एक बात और, वीडियो को आप लोग डाउनलोड ना किया करो, क्योंकि मैं नए फीचर ऐड करता हूं जो वीडियो में वो आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो के लिए आप ऑनलाइन ही देखा करो, जिससे आपके लिए बेटर क्वालिटी, बेटर कंटेंट मिलेगा। अगर क्वालिटी कमजोर है तो आप 3 डॉट पर क्लिक करके क्वालिटी बढ़ा लो अपने फोन की, जिससे आपके लिए और अच्छी वीडियो नजर आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले, ठीक है। वाष्पन क्या होता है, आप वाष्पन को समझें। देखो अभी आपने क्या सीखा था, क्वथनांक, ठीक है। तो क्वथनांक से वाष्पन हूबहू मैच खाता है, बस इसमें अंतर स्पष्ट क्या है वो आप समझें। देखो अभी मैंने बताया था एक ऐसा न्यूनतम ताप या फिर एक ऐसा ताप जिस ताप पर द्रव क्या होता है, गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। सर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, आपने बताया सर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, क्या होता है, गैस बन जाता है। सर जब हम कपड़े सुखाने को डालते हैं छत पर तो वो भी जल तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, और धीरे धीरे हमारे कपड़े सूख जाते हैं, वो भी तो गैस बन के उड़ जाता है। क्या सर इतना ताप आता है सूर्य से 100 डिग्री सेल्सियस कि जल उबलकर गैस बन जाता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो वहां क्या होता है,
वो किसी वस्तु की सतह से अगर जल वाष्प बन रहा है, किसी वस्तु की सतह से अगर जल वाष्प बन रहा है, जैसे कपड़ों की सतह से जल वाष्प बन जाता है, उसे हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। ध्यान रखना। और वहां क्या होता है, वाष्पन में क्या होता है कि धीरे धीरे गैस बनता रहता है, धीरे धीरे। लेकिन क्वथनांक की क्रिया क्या होती है? क्वथनांक क्रिया होती है कि एकदम से पूरा द्रव क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, धुआं ही धुआं नजर आए, पूरे एकदम से वाष्प बन जाता है पूरा द्रव। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वथनांक क्या होता है? जब एकदम से पूरा द्रव वाष्प बन जाए। लेकिन वाष्पन में धीरे 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 धीरे, इसके लिए किसी ऐसा नहीं एक निश्चित तापमान, बिल्कुल नहीं, किसी भी तापमान पर, ये तो कपड़े तो किसी भी तापमान पर सुखा सकते हैं, द्रव जो होगा वो धीरे धीरे पानी क्या बनता जाता है, भाप बनता जाता है। तो पहली चीज हमने यहाँ पर लिखी है कि प्रत्येक द्रव सामान्य ताप पर धीरे धीरे गैस बन जाता है। कोई भी द्रव हो, कोई भी द्रव हो, किसी भी प्रकार का द्रव हो, वो धीरे 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 क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। धीरे 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 भाप बनती रहती है उसके, ना तुम समझदार हो, धीरे धीरे भाप बनती रहती है। कपड़ा चाहे किसी में डुबो के टंग दियो, धीरे 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 वो एकदम सूख ही जाता है ना। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो समझ आ गया होगा सर, कपड़े सूखने पर जब वो बनता है, गैस बनता है द्रव, उस क्रिया में क्या होती है, वाष्पन। वहां कौन सी क्रिया चलती है, वाष्पन। जब कपड़े सूखते हैं, वहां जो द्रव गैस बन रहा है, वहां कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन की क्रिया हो रही है। लेकिन जो क्वथनांक है, वहां पर एकदम से जिस तापमान पर द्रव क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो आपके बिल्कुल ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। देखो अभी आपने क्या सीखा, सबसे पहले सीखा आपने क्वथनांक, फिर आपने क्या सीखा, वाष्पन। अब हम क्या लेके आए हैं, अपन दोनों लोग सीखेंगे इसमें अंतर क्या क्या होते हैं। जैसे हमने कुछ क्या बताया था, क्वथनांक में बताया था कि क्रिया एकदम से हो जाती है ना, है ना। इसमें एक ऐसा ताप होता है जो एकदम से उबलने लगता है, जैसे जल को बताया था 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये क्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है। यही चीज हम बताएंगे इसमें कि यह क्रिया प्रत्येक ताप पर हो जाती है। हमने क्या बताया था, यह क्रिया जो होती है धीरे धीरे चलती रहती है, प्रत्येक ताप, कोई भी ताप हो। कपड़े तो सूखने हैं, है ना, आपको समझ आ गया होगा। वाष्पन क्रिया, कपड़ों सुखाने की प्रक्रिया जो होती है, वाष्पन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह क्रिया जो होती है प्रत्येक ताप पर होती है। लेकिन इस क्रिया के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। सर अगर जल है, उसे एकदम से भाप बनाना है तो एक निश्चित ताप चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, 1465 चाहिए किसके लिए, नमक के लिए, अगर एकदम से उसे गैस बनाना है। ठीक है, और जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जिसे 273 केल्विन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे सुनो, आगे है दूसरा हमारा कि यह क्रिया द्रव के सतही अणुओं को गैस में पृथक करती है। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि सतह से पृथक करती है। वाष्पन में क्या होता है, वाष्पन में क्या होता है, जो सतह पर जल होता है, भाई कपड़े के सतह पर ही तो जल होता है, इस सतह से क्या कर देती है क्रिया, जल को वाष्प बना देती है ना। यह क्रिया सतह से, है ना, ये क्रिया क्या करती है, द्रव के सतही अणुओं को गैस में बदलती है। हाँ, जो सतह पर द्रव के अणु होते हैं उनको किस में बदल देती है, गैस में बदल देती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, किस में बदल देती है, गैस में बदल देती है। लेकिन अब क्या सवाल खड़ा हो रहा है, अब सवाल खड़ा हो रहा है दूसरा वाला कि क्वथनांक क्या होता है। ये समष्टि की क्रिया होती है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैंने इसमें तो कह दिया कि द्रव के सतही अणुओं को गैस में पृथक कर देती है, लेकिन इसमें क्या क्या उसने, ये समष्टि क्रिया होती है। मतलब समष्टि मतलब समझ रहे हो, ये समष्ट जल के लिए एक ही बार में भाप बना देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समष्टि क्रिया कहते हैं। ये केवल सतह को बनाती है, सतह पर जितने अणु होते हैं उसके लिए, ठीक है, और ये क्रिया धीरे धीरे होती है। लेकिन ये एकदम से, एक साथ से एकदम के लिए पूरा क्या कर देती है, भाप में बदल देती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, समष्टि की क्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये एकदम से समस्त जल को किसमें बदल देती है, भाप में बदल देती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, समष्टि क्रिया कहते हैं, जिसको क्वथनांक होता है। ठीक है, आगे सुनो, आगे यह क्रिया धीरे धीरे होती है। आपको बताया था, पहले ही बताया था, कपड़े धीरे धीरे ही सूखते हैं, तो ये क्रिया धीरे धीरे होती है। लेकिन यह क्रिया तेजी से होती है। बताया था ये क्रिया कैसी होती है, तेजी से होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कॉल आ रही है, 1 सेकंड दे मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बताया था, ये क्रिया धीरे धीरे होती है और ये क्रिया तेजी से होती है। आपको पूरा समझाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यह क्रिया आर्द्रता से प्रभावित होती है। हाँ सर, बिल्कुल, आर्द्रता का मतलब, ये शब्द आपके लिए फिर एकदम नया सा शब्द आ गया। आप 9th के हो, 8th पढ़कर आए हो, तो आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। अगर मौसम में नमी है तो क्या कपड़े सूखेंगे जल्दी, बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या होगी, ये क्रिया प्रभावित रहेगी, बहुत धीरे धीरे वाष्पन होगा। सूखेंगे ऐसा नहीं है, नहीं सूखेंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे वाष्पन होगा, बहुत धीरे धीरे वाष्प में बदलेगी हमारे द्रव जो होगा। लेकिन सर इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। इससे तो एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। जल को अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो चाहे बारिश हो रही हो,
वो तो भाप बनना है तो बनना है, बस जल को कितना टेम्परेचर मिल जाए, 100 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने सभी एकदम से अंतर करा दिए इसके, बाष्पन और क्वथनांक में अंतर, ये दोनों आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं हेमीकरण। क्या होगा? हेमीकरण। देखो हेमीकरण के नाम से ही आपको कुछ ठंडा ठंडा सा कूल हो रहा होगा, है ना। हेमीकरण हमारा टॉपिक होगा। अगला क्या है? हेमीकरण। तो हेमीकरण के बारे में हम लोग सीखेंगे कि हेमीकरण होता क्या है। देखो क्या होता है, अक्सर हम लोग घर में क्या करते हैं, समझ जाना, फ्रिज में रखते हैं किसको? जल को। क्या बनने के लिए? बर्फ बनने के लिए। तो मतलब जब हम किसी द्रव के लिए ठंडा करते हैं, क्या करते हैं? ठंडा। जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वह बर्फ कैसा बन जाता है? द्रव से ठोस में बदल जाता है। द्रव से ठोस में बदल जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं वह बर्फ बन जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हेमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीकरण कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग लिख लेना, मैं बोल रहा हूं आपके लिए कि वह तापमान, जिस तापमान पर द्रव ठोस में बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हेमीकरण कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा लिखना चाहो तो दूसरी परिभाषा ये लिख लेना तुम लोग। दूसरी परिभाषा हो जाएगी तुम लोगों के लिए, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह धीरे धीरे ठोस में बदल जाता है, इस क्रिया को ही हेमीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? हेमीकरण क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखो अगला टॉपिक देखो, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन, बात को समझना, आप लोग जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, बस आपको क्या है, आपको सिखाया नहीं गया उस लेवल से, दिक्कत ये आ रही है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये समझो आप लोग। देखो आपको बताएं, जब किसी पदार्थ के लिए, बात को समझना, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आप समझो पहले, जिन्हें हम गर्म करते हैं। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे पदार्थ जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। वो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक बार आप और सीख लें बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है कि जब कुछ पदार्थों को, कुछ ठोस पदार्थों को तेजी से गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधी गैस में बदल जाते हैं। कौन सी क्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जैसे आपको मालूम होगा, जो कपूर होता है हमारा, क्या होता है? कपूर जलाया घर पे? बिल्कुल सर, जलाया। जलाने पर क्या वो द्रव में बदलता है? नहीं सर, डायरेक्ट जलाया और सीधी किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है? किस क्रिया के अंतर्गत आता है सर? वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अंतर्गत आता है। किसकी क्रिया के अंतर्गत? ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अंतर्गत आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या रखना? ध्यान रखना कि कपूर जो होता है, जिसे हम जलाते हैं, इसके एग्जाम्पल तो और भी हो सकते हैं, नौसादर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान रखना, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना, नौसादर, NH4Cl। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, कपूर भी हो जाएगा हमारा, नौसादर हो जाएगा। ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे ठोस पदार्थ हैं, जब इन्हें हम जलाते हैं तो ये बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं, जिसे किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा संघनन। क्या हो जाएगा? संघनन। इसे हटा दूं मैं, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा संघनन। ठीक है, ध्यान सीखेंगे संघनन। संघनन क्या होता है? संघनन के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। संघनन इतना अच्छा टॉपिक है कि आप बिल्कुल एकदम से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, चलो हम संघनन को देखते हैं, संघनन होता क्या है। संघनन के बारे में जो आप सीखेंगे तो संघनन को आप ऐसे समझें जैसे कोई एक पदार्थ है। क्या है? कोई एक पदार्थ, और उस पदार्थ को ठंडा होने के लिए रख दिया गया है। ठीक है, ठीक है सर। तो उस पदार्थ को जब ठंडा होने के लिए रख दिया गया है तो उस पदार्थ के बाष्प की बूंदें चारों तरफ उसकी सतह पर जम जाएंगी, जिस बीकर में रखा होगा वो पदार्थ। तो उस बाष्प से जो द्रव प्राप्त करेंगे हम लोग, उस बाष्प से जो द्रव प्राप्त करेंगे हम लोग, वही किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? संघनन की क्रिया के अंतर्गत आएगा। आपको लिखना कैसे है वो मैं बताते रहूंगा आपके लिए। ठीक है, आप समझें, एक ही बार में समझ जाए कि किसी पदार्थ की बाष्प से द्रव प्राप्त करने की क्रिया, किसी पदार्थ की बाष्प से द्रव प्राप्त करने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। आपको याद रहेगा कि किसी पदार्थ की बाष्प से, फिर समझ लेना, कोई एक पदार्थ है, उसकी भाप, जिसे तुम भाप कहते हो, सीधी भाषा में ना, उसकी भाप से क्या करते हैं हम लोग?
द्रव बना लेते हैं। द्रव प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो आपके लिए ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। हमारा चैप्टर अगर कुछ बचा होगा तो तीसरी वीडियो में करा दूंगा। फिलहाल तो मेरा मानना है सभी टॉपिक हो चुके हैं, इसमें एक आध टॉपिक बचा है छोटा मोटा, वो लेकर आऊंगा एक छोटी सी वीडियो, मजा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो लगातार आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, इससे हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।